हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। बेटा आज हम कंपनी में बिजनेस स्टडी में कंपनी की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे कि कंपनी की स्थापना किस प्रकार होती है, कंपनी के निर्माण की जो अवस्थाएं होती हैं वो कैसे कितने भागों में बटी हुई हैं, सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी की निर्माण अवस्था किस प्रकार की प्रक्रियाएं की जाती हैं, ये सारी चीज़ आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझ लें कि बेटा जब कंपनी का निर्माण किया जाता है तो कंपनी एक संयुक्त स्कंद प्रमंडल वाला कार्य होता है जो काफ़ी जटिल और महंगा होता है और काफ़ी समय इसमें लगता है। यानी कंपनी को निर्माण करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई प्रकार की वैधानिक औपचारिकताएं रहती हैं, यानी फॉर्मेलिटी रहती हैं, उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है। इसमें समय और धन दोनों ही अधिक मात्रा में लगता है। इसकी स्थापना में काफ़ी कानूनी कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं। ठीक है, ये एक तरह से समझाया। अब एक प्राइवेट कंपनी जो होती है जिसको हम निजी कंपनी बोलते हैं, निजी कंपनी में केवल दो कार्य करने पड़ते हैं। पहला कार्य तो होता है प्रवर्तन और दूसरा कार्य होता है समामेलन। हम इन दोनों अर्थों को पढ़ेंगे कि प्रवर्तन और समामेलन क्या है। आगे हम पढ़ें, एक सार्वजनिक कंपनी जनता को जब अंशों का निर्गमन करती है, मतलब कंपनी को जब धन की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करती है, अपने अंशों को बेचती है, इशू करती है और उन अंशों को जब जनता द्वारा खरीदा जाता है तो उससे एक प्रकार की पूंजी निर्माण होती है। और पूंजी निर्माण करते समय किस प्रकार के कार्य होते हैं वो हमको समझना है, जैसे कि प्रवर्तन, समामेलन, पूंजी की व्यवस्था और व्यापार प्रारंभ करना। इस प्रकार के चार महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं एक सार्वजनिक कंपनी को स्थापना करते समय। उनको हम क्रम बाय क्रम समझेंगे। सबसे पहले प्रवर्तन का मतलब समझें कि प्रवर्तन होता क्या है। प्रवर्तन मतलब होता है, इसको हम अगर समझें, प्रवर्तन से तात्पर्य किसी भी व्यवसाय का शुरू करना। प्रवर्तन मतलब होता है आरंभ करना या शुरू करना। ऐसी क्रियाएं यानी ऐसे कार्य जो व्यवसाय को जन्म देती हैं या जो कंपनी को निर्माण करने के लिए विचार पैदा करती हैं और उसको वैधानिक अस्तित्व प्रदान करके कंपनी के कारोबार को संचालन योग्य बनाती हैं, प्रवर्तन कहलाती हैं। इसको कुछ मुख्य बिंदुओं में हम समझें कि प्रवर्तन क्या होता है। प्रवर्तन एक ऐसे विचार की खोज करती है जिसके माध्यम से किसी भी कंपनी का किसी भी व्यापार का कंपनी के रूप में निर्माण किया जाता है और उस निर्माण करके उसको अस्तित्व में लाया जाता है। विस्तृत जांच की जाती है। इसके बाद प्रमापीकरण भी इसी में आता है। इसके बाद धन की व्यवस्था की जाती है और एकत्रीकरण और प्रस्तुतिकरण। इस प्रकार के जो विचार होते हैं, जो कार्य होते हैं, वो प्रवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अच्छे से समझिए हम, प्रवर्तन मतलब क्या होता है। प्रवर्तन मतलब होता है कार्य को आरंभ करना या शुरू करना या ऐसे कार्य जो कंपनी को जीवन देती हैं, वैधानिक अस्तित्व प्रदान करके कंपनी के कारोबार को संचालन के योग्य बना देती हैं। यानी सारी फॉर्मेलिटीज करके कार्य को शुरू करने लायक बना देती हैं। वो जितने भी कार्य मतलब कंपनी के कार्य को शुरू करने में जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं या फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो सारी फॉर्मेलिटी किस में की जाती हैं, प्रवर्तन के अंतर्गत। प्रवर्तन मतलब होता है प्रवर्तन के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य। अब इसमें हम ये समझेंगे कि प्रवर्तन में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। अभी तक तो हमने क्या समझा, प्रवर्तन मतलब क्या होता है, व्यापार को शुरू करना, है ना, या व्यापार को शुरू करने में जितनी भी फॉर्मेलिटी है उन फॉर्मेलिटीज़ को प्रयोग में लाना। अब प्रवर्तन के अंतर्गत जब कंपनी की शुरुआत की जाती है तो उसमें उसको बोलते हैं हम प्रवर्तन। अब प्रवर्तन के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। पहला कार्य तो ये होता है कि व्यवसाय विचार की खोज या व्यवसायी अवसरों का पता लगाना। इसमें हम क्या समझेंगे कि हमको व्यापार किस संबंध में करना है, किस वस्तु का करना है, किस क्षेत्र का करना है। सबसे पहले उस अवसर की खोज करना पड़ता है जिसकी ज़्यादा मांग है या जिसकी ज़्यादा आवश्यकता है। उसके बाद दूसरा कार्य क्या करना पड़ता है कि जो भी विचार हमको आ गया, यानी हम मान लीजिए हमको प्रोडक्शन फैक्ट्री डालनी है किसी भी व्यापार के संबंध में या कोई सर्विस सेक्टर में काम करना है, सर्विस सेक्टर वाला एजेंसी के संबंध में, तो उसके संबंध में उसके संबंध में जो भी हम कार्य करने जा रहे हैं उन कार्यों के संबंध के सभी पहलुओं पर विचार करना, एक तरह से विस्तृत जांच पड़ताल करना, ये सब प्रवर्तन में आता है। इसके बाद ये हो गया, हमने व्यवसाय खोज लिया कि हमको ये व्यवसाय ये वाला करना है, उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली कि उसका एक मतलब उसका क्या बाजार में क्या रिस्पांस रहेगा, बाजार में उस वस्तु की मांग है कि नहीं, ये व्यवसाय चलेगा या नहीं चलेगा, उसकी जांच पड़ताल भी हमने कर ली। इसके बाद जो अगला कार्य आता है प्रवर्तन के अंतर्गत,
वो कार्य आएगा संसाधनों का संगठन। किसी भी कार्य को करने के लिए जिन जिन आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता है उन संसाधनों को जुटाना और कार्य को करने के लिए संसाधनों का निर्माण करना, जैसे भूमि की व्यवस्था करना, फर्नीचर की व्यवस्था करना, मशीन की व्यवस्था करना, एक तरह से प्लांट की व्यवस्था करना। जो जिस संबंध में हम जो व्यवसाय चुन रहे हैं उस संबंध में उन व्यवसाय को करने के लिए सभी साधनों को इकट्ठा करना, ये हो गया। आवश्यक संख्या में परियोजना में शामिल होने वाले व्यक्तियों का सहयोग करना, यानी जो कार्य के संबंध हमने कंपनी का निर्माण किया है, जो विचार हमारे मन में आया है, उस विचार को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता लगेगी जो उसमें हमारी हेल्प करें। इसके बाद प्रथम संचालकों के रूप में कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति की सहमति प्राप्त करना और कानूनी सलाहकार की नियुक्ति करना, ये भी सारे कार्य प्रवर्तन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद कंपनी का नाम के लिए आवेदन देना कि कंपनी का नाम किस संबंध में रखा जाए, उसके लिए हमको फॉर्मेलिटीज रहती है, एक तरह से कानूनी प्रक्रिया रहती है, तो वो नाम प्रस्तावित करना। पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम आदि प्रलेख तैयार करना है। एक तरह के ये दोनों नियम होते हैं कंपनी के, इसको हम बोले मुख्य प्रलेख, ये कंपनी को बनाने ही पड़ते हैं, जिसमें कंपनी के नियम, कानून, अधिकार और सीमा क्षेत्र दोनों सभी का वर्णन होता है। किसमें? पार्षद सीमा नियम में। और पार्षद अंतर नियम में जो भी नीतियाँ पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं कार्य करने के संबंध में, वो सारी चीज़ इसमें लिखा किया जाता है। तो ये दोनों प्रलेख एक तरह से कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। कौन से? पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। इन चीज़ों को भी हमको इसमें शामिल करना पड़ता है। इसके बाद है प्रारंभिक अनुबंध करना, डील करना। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? डील करेंगे ना, जिससे व्यवसाय में निवेश आ सके, उस निवेश के तहत प्रोडक्शन कार्य हो सके। और रजिस्ट्रार के समक्ष आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना, यानी जिस जगह हमको कंपनी खुलवानी है, कंपनी हमको खोलना है, उसी क्षेत्र या राज्य में उस रजिस्ट्रार ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना। तो ये सभी कार्य हमारे किस में आ गए बेटा? प्रवर्तन में। तो इस चीज़ को अपना अच्छे समझ लिया होगा। पहला कार्य हमने क्या करा था कि एक व्यवसाय का पता लगाना, जो हम कर सकें, व्यवसायिक अवसर खोज यानी विचार आना। उसके बाद जो विचार आया है, जिस संबंध में हमको व्यापार करना है, उस व्यापार की हमने जाँच पड़ताल की कि यह व्यापार मार्केट में टिकेगा या नहीं, इस व्यापार के कितने अवसर हैं या कितना इसका एक रिस्पॉन्स रहेगा मार्केट में, कितनी आवश्यकता है इस वस्तु की, वो हमने करा। उसके बाद हमने क्या करा? उस व्यवसाय को आवश्यक जितने भी संसाधन, मशीनों की आवश्यकता, उनको जुटाया। इसके बाद व्यवसाय में हेल्प करने वाले व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त किया और उनसे सहमति भी मांगी। इसके बाद कानूनी सलाहकार, जो हमको कंपनी के जो कानून होते हैं, कानून या नीति नियमों के बारे में सलाह दे सके, उसकी नियुक्ति की। इसके बाद कंपनी का नाम रखने के लिए हमने नाम प्रस्तावित किया और नाम आवेदन के लिए भेजा। इसके बाद हमने क्या करा? कंपनी के जो दस्तावेज होते हैं, एक पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, उसका प्रलेख तैयार किया। इसके बाद सबसे पहले डील के अनुबंध किया और रजिस्ट्रार के समक्ष आवश्यक जो दस्तावेज होते हैं वो दस्तावेज प्रस्तुत किए। तो इस तरह के सारे कार्य जो करता है उसे हम प्रवर्तक बोलते हैं, और इस प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं उसे हम बोलते हैं प्रवर्तन। आया समझ में? ये सबसे पहला कार्य होता है कंपनी के संबंध में। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कंपनी के शुरुआत में जो कार्य किए जाते हैं वो प्रवर्तन संबंधी होते हैं, और जो व्यक्ति इस कार्य को करता है वो कार्य कौन से होते हैं? करने वाला व्यक्ति को हम बोलते हैं प्रवर्तक। अब हम प्रवर्तक के संबंध में पढ़ें। प्रवर्तक का अर्थ बताइए। अब प्रवर्तक का तो हम पढ़ ही रहे हैं, साथ में हम एक चीज़ समझ लें कि प्रवर्तक और प्रवर्तन में क्या, निर्माण में क्या अंतर? निर्माण में भी तो हम वस्तुओं को बनाते हैं, कार्य को चाहिए, मतलब निर्माण में भी वस्तु बनती है और प्रवर्तन में भी कार्य हो रहा है, उनका भी निर्माण किया जा रहा है। इन दोनों में जरा अंतर समझ लें, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे प्रवर्तक किसे कहते हैं। अब हम पढ़ रहे थे प्रवर्तन और निर्माण। सामान्य जनता कंपनी के प्रवर्तन और निर्माण को पर्यायवाची मानती है। मतलब जो जनता होती है, जिनको जानकारी नहीं होती, निर्माण मतलब भी होता है बनाना और प्रवर्तन मतलब भी बनाना, दोनों का अर्थ एक जैसा, ऐसे इन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं समझती, परंतु इन दोनों में बहुत अधिक अंतर पाया गया है। प्रवर्तन का तात्पर्य क्या है? कंपनी के निर्माण के पहले प्रारंभिक कार्यों के संबंध में विभिन्न प्रकार की योजना करना। प्रवर्तन मतलब क्या है? कंपनी का जब निर्माण किया जाए उसके पहले प्रारंभिक जो कार्य होते हैं उसके संबंध में एक तरह की योजना तैयार करना। जबकि निर्माण का कार्य क्या है? कंपनी की स्थापना के पश्चात
उसकी व्यवस्था और संचालन करना। देखो, प्रवर्तन का संबंध होता है कंपनी जब तक बनी नहीं उस संबंध में हम पूरी जानकारी इकट्ठा करना। कंपनी बनने से पहले के जो कार्य हैं वो प्रवर्तन, और कंपनी के बनने के बाद जो कार्य होते हैं उसे बोलते हैं हम निर्माण। जैसे कि निर्माण में क्या करेंगे, उचित व्यवस्था करना मैनेजमेंट की और संचालन करना। प्रवर्तन द्वारा कंपनी को गर्व का रूप प्रदान किया जाता है और निर्माण द्वारा गर्भ से बाहर निकालकर एक कृत्रिम व्यक्ति का रूप प्रदान किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है बेटा। प्रवर्तन यानी जब तक कंपनी बनकर तैयार नहीं हो जाती और जब तक कंपनी पूरी तरह से तैयार नहीं है उसके अंदर तैयार करने के लेकर सारे कार्य जो आएंगे वो प्रवर्तन के भीतर आएंगे। और जब कंपनी के पूरी सारी कानूनी कार्रवाइयाँ पूरी हो जाएंगी, फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी, जब एक नाम के रूप में कोई शब्द कंपनी का आएगा, यानी नाम के रूप में जब बनकर तैयार हो जाएगी तो उसको हम कंपनी बोलेंगे। जैसे एक उदाहरण दिया है ना कि गर्भ में अगर अंदर जब बच्चा रहता है तो गर्भ में के अंदर क्या क्या कार्य हो रहे हैं उसका कुछ पता नहीं रहता, वो दिखाई नहीं देता। तो उसी प्रकार जब तक कंपनी की तैयारी की, कंपनी का निर्माण किया जाता है उस संबंध में जितने भी कार्य किए जाते हैं वो प्रवर्तन आते हैं। और जब जैसे गर्भ जब कंप्लीट होकर जब वो एक नए रूप में, नए आकार में या नए नाम के रूप में प्रस्तुत होता है तो उसे हम बोलते हैं कंपनी। अब दोनों में अंतर समझ लें। कंपनी का निर्माण एक विस्तृत शब्द है, इसमें कंपनी का समामिलन होता है। प्रवर्तन क्या है, एक संकुचित शब्द है, वह स्वयं निर्माण का प्रारंभिक अंग है। व्यापार की स्थापना के बाद कंपनी के प्रबंध और संचालन आदि के रूप में कंपनी के निर्माण का कार्य चालू रहता है। यानी कंपनी की स्थापना होने के बाद कंपनी का जो कार्य है वो चालू रहता है। व्यापार की स्थापना के साथ ही प्रवर्तन का कार्य पूर्ण हो जाता है। यानी जब कंपनी अपना कार्य चालू कर देती है, प्रारंभ करना, उसके बाद प्रवर्तन का कार्य जो होता है वो समाप्त होता है। निर्माण में कंपनी के सभी अंशधारियों का हित सम्मिलित रहता है। प्रवर्तन में केवल प्रवर्तक का ही सम्मिलित होता है, क्योंकि उसमें और व्यक्ति शामिल नहीं होते, केवल प्रवर्तन करने वाले व्यक्ति एक ही रहता है, इसलिए प्रवर्तन में केवल प्रवर्तक का ही हित सम्मिलित रहता है। प्रवर्तक न केवल अपना पुरस्कार प्राप्त करता वरन कंपनी के संचालक के पद पर भी नियुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस कंपनी को बनाता है एक तरह से संचालक ही माना जाता है। तो प्रवर्तन में क्या आता है, कंपनी के संचालक, जबकि निर्माण में जो बाकी अंशधारी होते हैं वो उनको हम शामिल करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रवर्तक के कार्य। यानी प्रवर्तक क्या, प्रवर्तन के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य तो हमने पढ़ लिए, लेकिन जो कार्य उसको करता है यानी कंपनी एक तरह से मुखिया होता है वो क्या क्या कार्य करता है, प्रवर्तक के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को समझाइए। तो पहला कार्य क्या है अपना, निर्माण की कल्पना करना। सबसे पहले कंपनी के निर्माण की कल्पना और उस विचार को मूर्त रूप देने का काम किया जाता है। तो प्रवर्तक क्या करता है, सबसे पहले एक विचार बनाता है कंपनी को बनाने को, और जब तक कंपनी का एक स्थायी रूप में दिखाई नहीं देती है, कंपनी का मूर्त रूप जब तक नहीं बन जाता तब तक का सारे काम वो करता है। उपयुक्त व्यवसाय की खोज करना, इसके बाद कंपनी के लिए उपयुक्त व्यवसाय की खोज करता है, उसकी जांच पड़ताल करने का भी कार्य करता है। यानी कंपनी बनने के बाद किस प्रकार का व्यवसाय किया जाएगा वो सारे कार्य प्रवर्तक करता है। विभिन्न समस्याओं पर विचार, प्रवर्तक क्या करता है कि जो व्यवसाय होते हैं उस व्यवसाय के संबंध में जितने भी समस्याएं, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता कहाँ से की जाए, स्थान यानी कंपनी का ऑफिस कहाँ बनाया जाए, प्रोडक्शन कहाँ पे किया जाए, श्रम मजदूर की उपलब्धता, बाजार के बारे में ज्ञान, बाजार शक्ति मतलब इसको समझ सकते हैं मांग और पूर्ति आदि समस्याओं पर विचार करता है। यानी कंपनी के कार्य के संबंध में वह गहराई से विचार करता है। वित्तीय योजना अपने निर्माण, अब कंपनी तो हमने बनाने का विचार बना लिया, कंपनी बन भी गई और कंपनी के लिए हमने सारी जो समस्याएं थी उस पर विचार कर लिया। अब क्या करेंगे कि कार्य को करने के लिए धन कहाँ से उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि कोई सा भी कार्य हो उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। तो कंपनी धन इकट्ठा करने के लिए अलग अलग तरीका अपनाती है। क्या करती है, सबसे पहले वो पूंजी के विभाजन का अनुपात तय करती है, वित्तीय प्रबंध के लिए योजना तैयार करने आदि कर, मतलब पूंजी, एक तो पूंजी कहाँ से लेगी यानी स्वयं की पूंजी लगाएगा या वो कहीं से मतलब एक तरह से देखा जाए तो लोन के रूप में पूंजी लाएगा या फिर उस कंपनी के शेयर बेचेगा। अलग अलग माध्यम से वो पूंजी इकट्ठी करने का विचार करता है। संचालकों की खोज, ऐसे व्यक्तियों की खोज करता है जो उस कंपनी का हिस्सा बन सकें, कंपनी के संचालक के रूप में
काम कर सकें, एक तरह कंपनी की सारी जिम्मेदारी उठा सकें। उद्देश्य, प्रवर्तक द्वारा ही प्रस्तावित कंपनी का उद्देश्य निर्धारित, मतलब जो कंपनी का ओनर होता है जिसके द्वारा कंपनी का निर्माण किया गया है वही कंपनी का लक्ष्य तय करता है या कंपनी का उद्देश्य तय करता है। कानूनी सलाहकार आदि की नियुक्ति करना, प्रवर्तक प्रस्तावित कंपनी के लिए अंकेक्षक, दलाल, अभिभाषक, बैंक, कानूनी सलाहकार आदि की नियुक्ति करता है। कंपनी में जिन जिन व्यक्तियों की आवश्यकता होती है इन सभी की नियुक्ति कंपनी के प्रवर्तक द्वारा ही की जाती है। आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था, जैसे हमने अभी उसमें पढ़ा था पहले, व्यवसाय की संभावना तथा लाभदायकता के बारे में संतुष्ट होने के बाद, यानी संसाधन, संभावना और लाभदायक कंपनी के व्यवसाय जो उसकी संभावना कितनी है मार्केट में और उससे कितना लाभ प्राप्त होने के बाद, लाभ के बारे में जानकारी मिलने के बाद प्रवर्तक अपने विचार को सही रूप देने के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाने की व्यवस्था कर देता है। इसके लिए वो प्रारंभिक और व्यक्तियों संस्थाओं से प्रारंभिक अनुबंध करता है। यानी कार्य करने के लिए वो क्या करता है, कार्य के लिए आवश्यक संसाधनों को एकत्र करता है और कार्य के संबंध में प्रारंभिक अनुबंध करता है। कंपनी के नाम का निर्माण, कंपनी रजिस्ट्रार से अपनी कंपनी का नाम अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रवर्तक प्राथमिकता के क्रम में 3 नामों के प्रस्ताव रखता है। इनमें से किसी एक नाम की स्वीकृति रजिस्ट्रार द्वारा की जाती है। यानी जब कंपनी का प्रवर्तक होता है जो कंपनी का निर्माण करता है वो कंपनी के नाम के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में आवेदन देता है और आवेदन के संबंध में अपने चॉइस के कोई 3 नामों को लिख कर देता है, जिसमें से जिसमें से रजिस्ट्रार ऑफिस जो होता है वो किसी एक नाम को स्वीकृति प्रदान कर देता है। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज जो रहते हैं, जो ज़रूरत पड़ती है उन दस्तावेजों को भी तैयार किया जाता है और रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि हम ये चीज़ तो पहले भी हम उसमें पढ़ चुके हैं। विशेषज्ञों की राय लेना, इसमें हमने क्या समझा कि प्रवर्तक कोई चालू व्यवसाय खरीदना चाहता है तो ऐसी दशा में किस प्रकार की विचार होंगे वो अपने विशेषज्ञ से राय लेता है। प्रारंभिक व्यय का भुगतान, कंपनी की जब शुरुआत की जाती है तो एक बहुत बड़ी मात्रा में खर्च होते हैं तो वो भुगतान स्वयं सहन करता है। कार्यालय आदि का प्रबंध करना, कंपनी के व्यवसाय के लिए कार्यालय की व्यवस्था करना, साज सज्जा की व्यवस्था करना, इंश्योरेंस पत्रों को बांटने की व्यवस्था करना, ये सारे कार्य प्रवर्तक करता है। व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र, समामेलन की सभी कार्रवाई पूरी हो जाए उसके बाद जो प्रवर्तक होता है वो कंपनी के रजिस्ट्रार से कंपनी के व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करता है, कंपनी का प्रकाशन करता है, सबको जानकारी देता है कंपनी के बारे में और आवश्यकता पड़ने पर प्रवर्तक भारत सरकार के उद्योग विभाग से लाइसेंस भी प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार 18 से 19 प्रकार के कार्य होते हैं जो एक प्रवर्तक के होते हैं और मुख्य प्रकार के प्रारंभ में जो किए जाते हैं वो सारे कार्य प्रवर्तक द्वारा ही किए जाते हैं।